स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो का हमारा पार्ट रहेगा क्लास 7 से हमारे पास चैप्टर 5 है, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम वुमेन का क्या रोल रहा है वर्ल्ड में मेन चेंजेस लाने के लिए। यानी कि पहले ये होता था कि मैन और वुमेन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे, लेकिन आज के टाइम में वो डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो उन डिफरेंसेस के बारे में, क्या डिफरेंसेस थे, कैसे वो ख़त्म हुए, तो वो सब हम अपने इस चैप्टर में इंक्लूड कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने कुछ मेन फेमस वुमेन के बारे में देखा जिन्होंने अपने बिहाफ पर, अपने दम पर खुद को प्रूव किया। लोगों की जो थिंकिंग थी कि जो काम मैन नहीं कर, ओनली मैन कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती, वहाँ पर लोगों को गलत प्रूव किया और उनको बताया कि काफ़ी जो काम मैन कर सकता है, एक आदमी कर सकता है, वो काम एक वुमेन भी कर सकती है, और वो भी अच्छे वे में। जो स्टेरियोटाइप पर्सन थे, जिनकी थिंकिंग बहुत ही वुमेन के लिए नेगेटिव होती थी, वो ये मानते थे कि मैन और वुमेन को इक्वल नहीं सोचना चाहिए, इक्वलिटी के साथ नहीं देखना चाहिए। तो वो स्टेरियोटाइप पर्सन जो सोचते थे, उनको गलत प्रूव किया उन वुमेन ने। तो लक्ष्मी लाकरा के बारे में हमने देखा कि कैसे वो एक इंजन ड्राइवर बनना चाहती थी, लेकिन स्टेरियोटाइप पर्सन ने उनको जो रूढ़िवादी लोग होते थे सोसाइटी में, उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो एक आदमी का काम है, इंजन ड्राइवर का। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हार्डवर्किंग से, अपनी पूरी लगन से 27 साल की एज में वो फर्स्ट वुमेन बन गई थी इंडिया की, जो इंजन ड्राइवर बनी थी नॉर्दर्न रेलवे में। झारखंड से ये बिलोंग करती थी। इसके बाद हमने देखा था रामाबाई के बारे में। पंडिता रामाबाई जो थी, उनको टाइटल मिला था पंडिता, रामाबाई नाम था इस वुमेन का, और उनको टाइटल मिला था पंडिता का, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ और लिख दोनों सकती थी। ठीक है। और उस टाइम सोसाइटी में वो वही एक फेमस वुमेन थी जो संस्कृत को पढ़ भी सकती थी और लिख भी सकती थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो दूसरी वुमेन थी, दूसरी महिलाएं थी, उनको और ज़्यादा मतलब प्रमोट करने के लिए, उनको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मिशन चलाया, मूवमेंट्स चलाए। रसुंदरी देवी के बारे में देखा भी हमने। रसुंदरी देवी जिन्होंने जो पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी का नाम था अमर जीवन। रसुंदरी देवी ने उन्होंने कभी स्कूल वो नहीं गई हुई थी, ना गई थी, लेकिन उसने अपने घर पर ही रहकर, जो उसका बेटा, खुद का बेटा था, शादी के बाद तो उसके बेटे जैसे जैसे पढ़ना लिखना सीखते थे, रसुंदरी देवी भी उनको देख देख के सीखती, और उन्होंने ऐसे ही करके और पूरी अपनी, मतलब ऐसे उनको देख देख के, उनको ऑब्जर्व करके, जो अल्फ़ाबेट है उनको पहचान के उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। और उसके बाद ये देखा कि कैसे जो सोसाइटी है उसमें और जो वुमेन है उनको कैसे ज़्यादा मोटिवेट करना है एजुकेशन के लिए। तो इसके लिए उन्होंने अपनी बुक लिखी, अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जीवन। ओके। और फिर उसके बाद दूसरी वुमेन ने उसको पढ़ा, दूसरी महिलाओं ने उसकी बुक को पढ़ा, उनमें भी एक ये सेल्फ मोटिवेशन आया कि अगर वो वुमेन, अगर वो महिला इतना कर सकती है बिना पढ़े लिखे, वो इतना कर सकती है शादी के बाद, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो गर्ल्स थी, जो वुमेन थी, उनमें एक पावर जगी कि हम कैसे भी करके हमें भी पढ़ना लिखना है ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद हमारे पास एक और स्टोरी आती है यहाँ पर, रुकैया शेखावत हुसैन की। इसके बारे में देखते हैं हम, रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में। रुकैया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम अबाउट लेडी लैंड। और उनका सपना था कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर ओनली ओन लेडीज़ के बारे में सोचा जाए।
उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए। रुकैया सिखावत हुसैन was born into a rich family who owned a lot of land। रुकैया शेखावत हुसैन जो थी वो काफ़ी रिच फैमिली में बोर्न हुई, जन्म हुआ उनका। उसके जो फैमिली थी वो काफ़ी बड़ी ज़मीन उसके ओन में थी, उसके मालिक थे वो। तो सी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू। उनको पता था, उनको उर्दू पढ़नी और लिखनी आती थी। सी वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश। तो उस टाइम क्या हुआ कि वो बांग्ला और इंग्लिश में पढ़ रही थी, अपनी लर्निंग कर रही थी, लेकिन उनको रोक दिया गया कि वो बांग्ला लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ेगी। इन दोज डेज इंग्लिश वाज सीन एज लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल टू न्यू आइडिया। उस टाइम ये माना जाता था कि इंग्लिश जो है वो एक अच्छी लैंग्वेज नहीं है, इनमें लड़कियों में नई नई आइडियाज़ एक्सपोज होते हैं, कर सकती है। विच पीपल टोट वर नॉट करेक्ट फॉर देम। इसलिए लोग समझते थे कि अगर ये सब उनके थॉट के लिए, उनके खुद के लिए, उनकी सोच के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सही नहीं है। देयर फोर इट वॉज मोस्टली बॉयज़ हु वर टोट इंग्लिश। बस ओनली ऑन जो बॉयज़ हैं उन्हीं को ही इंग्लिश सीखनी चाहिए, गर्ल्स को इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। रुकैया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर एंड अन एल्डर सिस्टर। लेकिन फिर भी रुकैया ने बांग्ला और इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा भी, सीखा भी और लिखना भी सीखा और पढ़ना भी सीखा। और वो भी किसकी हेल्प से? अपने बड़े भाई और बड़ी बहन की हेल्प से। सी वेंट ऑन टू बिकम ए राइटर। और फिर वो एक राइटर बनी। सी रोट ए रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्ताना ड्रीम। फिर उन्होंने अब एक स्टोरी लिखी जिसका टाइटल था सुल्तानाज ड्रीम इन 1905 टू प्रैक्टिसाइज हर इंग्लिश स्किल व्हेन शी वाज मेयरली 25 ईयर ओल्ड। और जो उन्होंने अपने बारे में स्टोरी लिखी थी, जो स्टोरी उन्होंने लिखी थी सुल्तानाज ड्रीम इन 1905, वो उन्होंने लिखी थी इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि वो लोगों को बता सके कि उसमें इंग्लिश स्किल है। और जब उसने अपनी स्टोरी लिखी थी उस टाइम उसकी एज कितनी थी? 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल की थी बस ओनली। दिस स्टोरी imagined a woman called Sultana who reached a place called Ladyland। जो स्टोरी थी वो एक इमेजिनरी स्टोरी थी, हमेशा बस एक इमेजिनरी थी, रियल में ऐसा कुछ नहीं था। एक वुमेन सुल्ताना जो रीच ए प्लेस कॉल्ड, वो एक ऐसी जगह पर चली गई जहाँ पर, जिस प्लेस का क्या नाम था? लेडीलैंड। Ladyland is a place where women has to freedom to study, work and create invention like controlling rain from the cloud and flying air car। Ladyland एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वुमेन बिल्कुल फ्री थी पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, और अगर उनके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है, कोई इनोवेशन है, जैसे रेन पर कंट्रोल करना या कार उड़ाना, ठीक है, तो अगर उनके पास कोई इनोवेशन आइडियाज़ है तो उनको कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए वो बिल्कुल फ्री थी। किसी का कोई कंट्रोल नहीं था उनके ऊपर। एक ऐसा एरिया जहाँ पर वुमेन बिल्कुल फ्री थी, उनको पूरी फ्रीडम थी, तो एक उस जगह को बोला गया है लेडीलैंड। इन दिस लेडीलैंड द मैन हैज़ बीन सेंट इनटू सेक्युलजन their aggressive guns and other weapon of war defeat by the brain power of women। और क्या था कि वहाँ पर जो मैन थे, जो आदमी होते थे, उनके पास बेशक से अग्रेसिव गन हो, बड़ी बड़ी वेपन्स हो, गन्स हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो वुमेन थी वो अपनी ब्रेन पावर से उनको हरा देती है। एज सुल्ताना ट्रेवल्ड इन लेडीलैंड विद सिस्टर सराहा सी वेक to realize that she was only dreaming। फिर बाद में उसकी जो बहन थी सराहा, उसने सुल्ताना को लेडीलैंड से वापस बुला दिया और उसको बताया कि वो एक सपना देख रही है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ये स्टोरी के बारे में बताया है, तो इस स्टोरी में बता रही है कि मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसमें
लेडी लैंड है। मैंने एक बुक लिखी है, उस बुक में एक लेडी लैंड है जहाँ पर सुल्ताना नाम की एक लड़की, एक औरत वहाँ पर रहती है। लेडी लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर वुमेन बिल्कुल फ्री है कुछ भी करने के लिए। वहाँ पर जो मैन है उनके पास गन है, वेपन्स है, मतलब उनके पास फिजिकल पावर है, लेकिन फिर भी वुमेन के पास उनकी जो ब्रेन पावर है, उस ब्रेन पावर से वो मैन को हरा देती है। फिर उसके बाद उसकी सिस्टर सराहा उसे बताती है, उसे रियलाइज़ कराती है कि वो ओनली ड्रीम देख रही है। एज यू कैन सी, रुकैया शेखावत हुसैन वॉज ड्रीमिंग ऑफ वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स एंड कार इवन बिफोर गर्ल्स वर बींग अलाउड टू गो टू स्कूल। अब हमने देखा कि जो रुकैया शेखावत हुसैन है उसने सपने में क्या देखा कि वुमेन जो है वो प्लेन्स उड़ा रही है, कार उड़ा रही है, लेकिन अभी तक, क्योंकि ये तो सपना था, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा भी नहीं है कि गर्ल्स को स्कूल जाने के लिए भी अलाउ किया जाए। दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैज़ चेंज्ड रुकैया ओन लाइफ। तो वो सोचती है कि देखो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास नॉलेज है, तब मैं ये सोच सकती हूँ। और एक मेरे अपोजिट एक ऐसी लड़की है जो कभी स्कूल नहीं गई है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उसकी लाइफ और मेरी लाइफ में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे, मेरी लाइफ कितनी चेंज्ड है उनकी लाइफ से। अगर हर लड़की ऐसे ही पढ़ी लिखी होगी, हर वुमेन ऐसे ही पढ़ी लिखी एजुकेटेड होगी, तो वो भी मेरी तरह ही सोचेगी और अपनी लाइफ को खुलकर जिएगी। बाकी जो लेडीज़ मतलब बर्डन में, दूसरों के दबाव में जीती है, वो दबाव फिर ख़त्म हो जाएगा और सब मेरे जैसे मैं सोचती हूँ, जैसे मैं बिल्कुल फ्रीली रहती हूँ, ऐसे ही फिर वो वुमेन और गर्ल्स भी रहना लग जाएंगी। रुकैया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ। फिर इसके बाद रुकैया ने सोच लिया कि अब वो अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ेगी। हर एजुकेशन गिव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम। उसकी एजुकेशन उसे पावर दे रही थी, ओनली ड्रीम नहीं बल्कि पावर दे रही थी, एंड राइट बट ऑल्सो टू डू मोर टू हेल्प अदर गर्ल्स टू गो टू स्कूल। उसको पावर दे रही थी ताकि वो लिखे, दूसरी महिलाएं उसको पढ़े और उससे कुछ सीखें। और वो ये भी चाहती थी कि गर्ल्स स्कूल जाए एंड टू बिल्ड दियर ओन ड्रीम्स, और वो अपने खुद के ड्रीम बनाए। जैसे मैं एजुकेटेड हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, ऐसे ही दूसरी लड़कियाँ भी खुद को एजुकेटेड बनाएं, उनके पास भी पावर आए खुद की लाइफ की, और वो भी अपने खुद के ड्रीम, अपने खुद के सपने देखने स्टार्ट करें और उनको कंप्लीट भी करें। इन 1910 सी स्टार्टेड ए स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता। और उसने क्या किया कि जो गर्ल्स स्कूल नहीं जा पा रही थी, तो उन गर्ल्स के लिए उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया 1910 में। कहाँ पर? कोलकाता में। एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शनिंग। और आज भी वो स्कूल चल रहा है, वो फंक्शनिंग कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास किसके बारे में था? रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में, जिसने पहले ड्रीम देखा लेडी लैंड का, और उसके बाद उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए कि गर्ल्स को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, वुमेन को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उन्हें पता होनी चाहिए कि एजुकेशन की पावर क्या है, और उसी पावर को देने के लिए उसने एक स्कूल ओपन किया गर्ल्स के लिए 1910 में कोलकाता में, और आज भी वो स्कूल अच्छे से काम कर रहा है। तो ये थी हमारे पास स्टोरी रुकैया शेखावत हुसैन की और उसके ड्रीम लेडी लैंड की। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास हमारा मेन टॉपिक आता है, जिसमें हम देखेंगे स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे का हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर। आज के टाइम में हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों ही काफ़ी ज़्यादा संख्या में, काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में स्कूल अटेंड कर रहे हैं। येट एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल। लेकिन आज भी ऐसा है कि जो बॉयज़ और जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आज भी है। इंडिया हैज़ ए सेंसस एवरी 10 ईयर।
इंडिया हर 10 साल बाद जनगणना करता है। जनगणना मतलब होता है कि पूरी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग रह रहे हैं, वो लोग कैसे कैसे अलग अलग ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड है, कितने मैन हैं, कितने वुमेन हैं, एजुकेटेड कितने हैं, किस इकोनॉमिक लेवल क्या है उन लोगों का, कितनी इनकम है। तो ऐसे करके उस सेंसस के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि हमारी कंट्री इंडिया में टोटल कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है। तो हर 10 साल बाद सेंसस होती है विच काउंट द वुल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जिसमें एक कंट्री की पूरी पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। It also gathered detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do and so on. और जो ये सेंसस होती है, जनगणना होती है, उसमें क्या बताया जाता है, क्या इंफॉर्मेशन ली जाती है। द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एज, इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी एज, उनकी स्कूलिंग, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, वो क्या काम करते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। किसमें? सेंसस में। सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना। वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन। और जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सेंसस से, उस सेंसस से हम क्या पता लगा सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं? ये मेजर कर सकते हैं कि इंडिया में कितने परसेंट लिटरेट है, पढ़े लिखे कितने लोग हैं, या हम ये पता लगा सकते हैं मैन और वुमेन का रेशियो कितना है। ठीक है, एक एरिया में कितने मैन हैं, कितने वुमेन हैं। तो ये सब हम कहाँ कैसे पता लगा सकते हैं? जब हम सेंसस करेंगे, जनगणना करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन में कितने मैन हैं, कितने वुमेन हैं। According to the 1961 census, about 40% of the all boys and men है 7 year old and above were literate. That is, they could at least write their name. मतलब वो कम से कम अपना नाम लिख सकते हैं, उसको हम लिटरेट में इंक्लूड किया है। कंपेयर टू जस्ट 50% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन। मतलब जो 1961 की सेंसस हुई, जनगणना हुई, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 40% बॉयज़ और मैन ऐसे हैं जो लिटरेट है, जो अपना नाम लिख सकते हैं, जिनकी एज 7 साल या उससे ज़्यादा है। तो वो बस ओनली कितने हैं? 40%, 40% थे। अगर गर्ल्स की करें तो गर्ल्स कितनी है? 15%, ओनली 15% गर्ल्स और वुमेन जो लिटरेट है, जो अपना नाम लिख सकती है। अगर मेल की बात करें तो मेल में तो है वो रेशियो हमारा 40% और फीमेल में रेशियो है हमारा 15%, 15% ओनली। In the most recent census of 2001, these figures have grown to 76% of boys and men and 54% of girls and women. इसके बाद जब 2001 में सेंसस हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा चेंज हुआ, और चेंज होने के बाद वो बॉयज़ और मैन जो लिटरेट है वो 76% है, और जो गर्ल और वुमेन लिटरेट है वो 54% है। उसके बाद 2011 का जो डाटा था, उसके अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इंडिया की सेंसस में देखने को मिली थी। दिस मीन दैट द प्रपोर्शन ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन who are not able to read and have at least some amount of schooling has increased. तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्रपोर्शन, जितनी जनसंख्या मैन और वुमेन दोनों ही, ठीक है, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, जो कभी स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने भी थोड़ी सी अमाउंट में, मतलब उनमें से कुछ लोगों ने स्कूल जाना स्टार्ट किया है। बट एज you can also see the percentage of the male group is still higher than the female group. लेकिन फिर भी इन डाटा से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मेल ग्रुप है वो ज़्यादा स्कूलिंग की तरफ फोकस कर रहा है, लेकिन जो फीमेल ग्रुप है, जो गर्ल्स है, जो वुमेन है, उनका रेशियो अब भी कम है, उसका परसेंटेज अब भी कम है। द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे.
और ये गैप आज भी है, हमेशा ये पहले से ये गैप चलता आ रहा है और आज प्रेजेंट में भी ये गैप है कि जो बॉयज़ हैं, जो मेल ग्रुप है, उनको वो स्कूलिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं और जो फीमेल है वो स्कूलिंग पर फोकस नहीं करती है। Here is a table that show the percentage of girl and boys who leave school from different social group. Scheduled caste is the official term of Dalit and scheduled tribe is the official term of आदिवासी। तो एक बुक में हमें टेबल दे रखी है जिसमें हमें ये बता रखा है कि कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ऐसे हैं अलग अलग सोसाइटी से, सोशल ग्रुप से, जो स्कूल छोड़ देते हैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट होने से पहले ही। शेड्यूल कास्ट यूज़ किया जाता है दलित के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब यूज़ किया जाता है आदिवासी के लिए। You have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls। मतलब जो हमें टेबल दे रखी है बुक में, देखो हमारे पास ऐसी टेबल है, ये टेबल दे रखी है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें बता रखा है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं और फर्स्ट टू फिफ्थ, जैसे हम बॉयज़ को लेके चलते हैं, बॉयज़ में क्या है कि फर्स्ट टू फिफ्थ टोटल कितने बच्चे हैं 34, फिर 6 to 8 कितने होते हैं 52, फिर उसके बाद जब सेकेंडरी यानी कि 9 to 10 तो हो जाते हैं 61। मतलब जो बॉयज़ का रेशियो है वो तो बढ़ रहा है, ठीक है। फिर ST बॉयज़ है, SC बॉयज़ है। गर्ल्स के बारे में, गर्ल्स का रेशियो जो है वो बढ़ तो रहा है लेकिन इतना नहीं बढ़ रहा जितना बॉयज़ का बढ़ रहा है, ठीक है, जितने बॉयज़ पर इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये बात शो हो रही है कि जो गर्ल्स है वो स्कूल जल्दी छोड़ देती है, उनकी स्कूल लिविंग करने की जो रेट है वो ज़्यादा हायर है और बॉयज़ की कम है। दिस मीन दैट गर्ल हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासी बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। मतलब वो गर्ल्स जो दलित और आदिवासी बैकग्राउंड से होती है वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं करती, वो जल्दी स्कूल छोड़ देती है। The 2001 census also found that Muslim girls are less likely। और 2001 की जो जनगणना हुई, सेंसस हुई, उसके अकॉर्डिंग तो ये बात भी पता चली है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो भी स्कूल जाना पसंद नहीं करती। देन दलित एंड आदिवासी गर्ल, और दलित और आदिवासी गर्ल भी, टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल, ये बस ओनली अपना प्राइमरी स्कूल ही कंप्लीट कर पाती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे अपर क्लासेज आती है ये अपना स्कूल लीव कर देती है। व्हील ए मुस्लिम गर्ल इज लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 ईयर। गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्पेंड अराउंड 4 ईयर इन स्कूल। एक मुस्लिम रिलीजन से जो लड़की होती है वो 3 साल तक स्कूल जाती है मोस्टली, ठीक है, 3 साल तक वो स्कूल में अपना स्कूलिंग करती है और बाकी जो कम्युनिटीज़ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक। तो ये हमें डाटा के अकॉर्डिंग पता चल रहा है। There are several reasons why children from Dalit, आदिवासी and Muslim communities leave school। तो काफ़ी रीजन है अलग अलग कि जो दलित, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो क्यों छोड़ देते हैं? इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरिया। तो काफ़ी एरिया पार्ट है कंट्री के और ज़रूरी स्पेशली जो रूरल और पुअर एरिया होता है, there may not be proper school, no teacher would teach on a regular basis। कई एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल नहीं है, कहीं पे टीचर्स नहीं है जो अच्छे से क्लासेस को बेसिकली रेगुलर वे में पढ़ा सके। इफ ए स्कूल इज नॉट क्लोज टू पीपल होम एंड देयर इज नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज और वैन। काफ़ी स्कूल तो ऐसे हैं जो घर से बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ पर जाने के लिए ना कोई ट्रांसपोर्ट है, ना बसेज है, ना वैन है। पेरेंट में नॉट बी विलिंग टू सेंड दियर गर्ल टू स्कूल। और इसलिए जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो अपनी लड़कियों को घर से बाहर इतनी दूर स्कूल नहीं भेजते हैं। मैनी फैमिली आर टू पुअर। काफ़ी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब है एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल दियर चिल्ड्रन। और वो पुअर है, गरीब है, इसकी वजह से वो जो कॉस्ट आएगी एजुकेशन दिलाने में वो उसको बियर नहीं कर पाएंगे, उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन। लेकिन अगर
वो फिर भी बियर करते हैं, आप कॉस्ट को फिर भी ये देखते हैं कि ठीक है हम ये कॉस्ट को हैंडल कर लेंगे। उस टाइम बॉयज़ को पहले प्रेफरेंस मिलेगी कि लड़कों को पहले स्कूल भेजा जाएगा। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय दियर टीचर एंड क्लासमेट जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज। काफ़ी बच्चे तो ऐसे होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और डिस्क्रिमिनेशन भी कौन करते हैं? उनके क्लासमेट या उनके जो टीचर होते हैं वो खुद, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि जो स्कूलिंग का पार्ट है और आज प्रेजेंट में जो स्कूल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अब भी लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसको हमने इस पार्ट में इंक्लूड किया है। तो आई होप जो पार्ट हमने अपनी वीडियो के पार्ट में इंक्लूड किया है वो आपको अच्छे से समझ आए, और आपको एक बार फिर से इसको पढ़ना है, वीडियो को देखते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है बुक से, और अच्छे से इसको समझना है। थैंक यू।